कम्युनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि 19वीं सदी में जब यह विचार आया, उससे पहले दुनिया में क्या हालात थे। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो पाएंगे कि कम्युनिज्म के आने से करीब एक सदी पहले पश्चिमी यूरोप में राजा और सामंतों का दौर खत्म हो रहा था। इस बदलाव के चलते सत्ता और अर्थव्यवस्था आम लोगों के हाथों में आने लगी थी। इसी बदलाव को देखकर आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने एक नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि अब जब हम राजा और सामंतों की गुलामी से आजाद हो गए हैं, तो हमें एक ऐसा आर्थिक सिस्टम बनाना चाहिए जो समाज के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाए। इसके लिए एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब लिखी। यही किताब पहली बार फ्री और ओपन मार्केट का आइडिया लेकर आई। इसी से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। पूंजीवाद का मतलब है ऐसा सिस्टम जहां बाजार में सरकार या किसी बाहरी ताकत का दखल न हो। बाजार से जुड़े लोग खुद तय करें कि उसे कैसे चलाना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने कहा कि अगर दुनिया में कैपिटलिज्म आता है तो कैपिटलिस्ट, लेबरर और कंज्यूमर के बीच एक बैलेंस बना रहेगा। एडम स्मिथ का मानना था कि कैपिटलिस्ट के लिए मजदूर जरूरी होंगे, क्योंकि मजदूरों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मजदूरों के लिए कैपिटलिस्ट भी जरूरी होंगे, क्योंकि वे जॉब्स अवेलेबल कराएंगे। वहीं कंज्यूमर इन दोनों पर निर्भर होगा, क्योंकि इनकी म्यूचुअल पार्टिसिपेशन से ही उसकी डिमांड पूरी होगी। स्मिथ का आइडिया था कि इन तीनों कंपोनेंट्स के आपसी तालमेल से बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के एक बेहतर और प्लेजेंट मार्केट का निर्माण होगा। यह मॉडल सुनने में आइडियल लगता था, क्योंकि इसमें लेबरर, कैपिटलिस्ट और कंज्यूमर सभी को फ्रीडम और बैलेंस का वादा किया गया था। साथ ही सबको इक्वल चांस देने की भी बात की गई थी। जब एडम स्मिथ अपने कैपिटलिस्ट मॉडल का प्रचार कर रहे थे, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक बड़ी क्रांति का सामना करेगी, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1790 में एडम स्मिथ का निधन हो गया और वे ये देखने से चूक गए कि मशीनों का आविष्कार इंसानी समाज को कैसे बदल देगा। जिस कैपिटलिज्म को उन्होंने उगता हुआ सूरज समझा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते वही सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड और यूरोप में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को जन्म दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा। मशीनों की वजह से मजदूरी घट गई, काम के घंटे बढ़ गए और मजदूरों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस बदलाव ने एडम स्मिथ के बैलेंस वाले मॉडल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कैपिटलिस्ट्स का कंट्रोल बढ़ गया, जबकि मजदूर अपने अधिकारों से दूर होते चले गए। समाज में एक बड़ी खाई बन गई। एक तरफ वे लोग थे जिनके पास संसाधन और पूंजी थी, और दूसरी तरफ वे मजदूर जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में लेबर क्लास की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 20 साल रह गई थी। ये इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन एक गहरे सोशल क्राइसिस का संकेत था। इसी क्राइसिस की वजह से समाज में खालीपन यानी वॉइड पैदा हो गया। इस वॉइड को भरने के लिए 19वीं सदी के मध्य में एक थिंकर का उदय हुआ, जिसे दुनिया ने कार्ल मार्क्स के नाम से पहचाना। मार्क्स ने कैपिटलिज्म की गहरी आलोचना की। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म, जिसे स्मिथ ने उगता सूरज माना था, असल में आधुनिक समाज के लिए अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। मार्क्स ने मजदूर वर्ग के शोषण को खत्म करने और एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना के लिए कम्युनिज्म की थियरी पेश की। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी थियरीज पर बात करें, एक बार कार्ल मार्क्स की जर्नी को समझ लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कम्युनिज्म का आइडिया कैसे डेवलप हुआ और उस आइडिया तक पहुंचने के लिए किन किन लोगों ने मार्क्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हाउ डिड कम्युनिज्म इवॉल्व? दोस्तों, कम्युनिज्म का विचार मिड 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स के साथ दुनिया के सामने आया। लेकिन मार्क्स यहां तक कैसे पहुंचे, ये जानना बेहद दिलचस्प है। 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर शहर में जन्मे कार्ल मार्क्स का शुरुआती जीवन साधारण था। उनके पिता वकील थे और उन्होंने मार्क्स को अच्छी शिक्षा दी। मार्क्स ने बॉन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में कानून, इतिहास और फिलॉसफी की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने समझा कि सिर्फ किताबों से समाज की बड़ी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। मार्क्स पर सबसे गहरा असर जर्मन फिलॉसफर हेगेल के विचारों का पड़ा। हेगेल की थियोरी डायलेक्टिक्स ने उन्हें खासतौर पर प्रभावित किया। इस थियोरी के मुताबिक समाज और इतिहास में बदलाव थीसिस और एंटीथीसिस के टकराव से होता है, जिससे एक नया विचार यानी सिंथेसिस जन्म लेता है। हेगेल का मानना था कि ये बदलाव विचारों और चेतना के स्तर पर होते हैं। मार्क्स ने इस सोच को अपनाया, लेकिन इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया।
उन्होंने कहा कि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए जमीन पर चीजों को बदलना होगा। मार्क्स का मानना था कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को बदलना होगा। मार्क्स ने हेगल के बारे में कहा, हेगल ने सही कहा कि बदलाव डायलेक्टिकल होते हैं, लेकिन उनके विचार उल्टे खड़े हैं। मैंने उन्हें सीधा कर दिया। यहीं से मार्क्स ने अपनी थियरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में बदलाव के लिए असमानता और शोषण के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। यही सोच आगे चलकर कम्युनिज्म की नींव बनी। हेगल के बाद मार्क्स के जीवन में एक और बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। एंगल्स एक कैपिटलिस्ट परिवार से थे, लेकिन उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं को करीब से देखा और समझा। उनकी किताब द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड ने मार्क्स को गहराई से प्रभावित किया। मार्क्स और एंगल्स ने महसूस किया कि समाज के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और क्लास स्ट्रगल को समझे बिना किसी भी क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में लेबर क्लास की सिचुएशन को स्टडी किया और पाया कि कैपिटलिज्म हर जगह एक जैसी एक्सप्लॉयटेशन और डिवीजन पैदा कर रहा है। इस डिवीजन को खत्म करने और समाज में समानता लाने के लिए 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। ये मॉडर्न ईरा का पहला डॉक्यूमेंट था, जिसने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझाया कि कैपिटलिज्म कैसे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। इसने मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर को चुनौती दी और लेबर क्लास को एक नई पहचान और मकसद दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी जंजीरें हैं। ये लाइन आज भी कम्युनिज्म की सबसे पॉपुलर आइडिया के तौर पर कोट की जाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह दावा किया गया कि इतिहास हमेशा से क्लास स्ट्रगल का इतिहास रहा है। प्राचीन समय में यह स्ट्रगल मास्टर्स और स्लेव्स के बीच था, मिडीवल पीरियड में फ्यूडल लॉर्ड्स और फार्मर्स के बीच, और मॉडर्न पीरियड में कैपिटलिस्ट्स और मजदूरों के बीच। मार्क्स और एंगल्स ने बताया कि कैपिटलिज्म अपने ही पतन के बीच अपने भीतर छुपाए हुए है। जैसे जैसे कैपिटलिस्ट वर्ग मुनाफे की होड़ में मजदूरों का ज्यादा शोषण करेगा, वैसे वैसे मजदूर वर्ग एकजुट होकर क्रांति करेगा। ये क्रांति समाज को सोशलिज्म की ओर ले जाएगी, जहां प्रोडक्शन के साधनों पर सभी का समान अधिकार होगा। इस डॉक्यूमेंट ने यूरोप में हलचल मचा दी। मजदूर संघों और संगठनों ने इसे अपनाया, लेकिन उस समय की सरकारों और पूंजीपतियों ने इसे एक बड़ा खतरा माना। कई जगहों पर इसे बैन कर दिया गया और मार्क्स और एंगल्स को दबाने की कोशिशें की गईं, लेकिन इन विरोधों के बावजूद ये विचारधारा और तेजी से फैली। इसी दौरान मार्क्स ने कैपिटलिज्म की इन डेप्थ स्टडी की और अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब दास कैपिटल लिखी। इस किताब में उन्होंने कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस किया और समझाया कि यह सिस्टम मजदूरों का शोषण कैसे करता है। मार्क्स ने यह भी तर्क दिया कि कैपिटलिज्म की स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और ये लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मार्क्स और एंगल्स के विचारों ने पश्चिमी यूरोप में एक नई सोच को जन्म दिया। मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने इनके विचारों को अपनाया, जिससे शोषित वर्गों को एक नई आवाज और दिशा मिली। हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के विचार उस समय पूरी तरह से लागू नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने भविष्य की क्रांतियों और समाजवादी आंदोलनों के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। ये आधार 20वीं सदी में दुनिया को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहा। कम्युनिज्म, फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस।